थोड़ी देर बाद पूजा मिट्ठू के पिंजरे के पास खड़ी होकर उसे एक नया नाम देने की कोशिश कर रही थी। मिट्ठू, आज से तुम्हारा नाम लड्डू सिंह होगा, ठीक है? ससुर जी ने लगभग अपनी चाय थूक दी। लड्डू सिंह, उन्होंने बुदबुदाया। मिट्ठू ने भी तुरंत जवाब दिया, लड्डू सिंह। हाँ हाँ, लड्डू सिंह। ससुर जी को लगा कि उनका तोता अब उनका नहीं बल्कि पूजा का हो गया है। मिट्ठू, जो उनका वर्षों पुराना साथी था, अब लड्डू सिंह बन गया था और पूजा के इशारों पर नाचता था। वह रोज सुबह पूजा के बनाए पकवानों की मांग करता और पूजा भी उसे प्यार से खिलाती। इसके बाद आया रसोई का युद्ध। ससुर जी को हमेशा सादा, कम मसाले वाला खाना पसंद था, जैसा कि उनकी दिवंगत पत्नी बनाया करती थी। लेकिन पूजा का खाना, उसमें स्वाद तो था, पर कुछ ज्यादा ही नए और अप्रत्याशित प्रयोग थे। एक दिन पूजा ने पहाड़ी मोमो बना दिए। ससुर जी ने प्लेट में देखा, भाप निकल रही थी और आकार भी अजीब सा था। ये क्या है? उन्होंने संकोच से पूछा। पूजा ने उत्साह से बताया, पिताजी, ये मोमो हैं। हमारे गांव में बहुत बनते हैं, आप एक बार चखिए तो। ससुर जी ने एक टुकड़ा लिया। स्वाद बुरा नहीं था, लेकिन यह उनकी अपेक्षा से बहुत अलग था। आलोक को तो मोमो बहुत पसंद आए। वाह पूजा, ये तो लाजवाब है। ससुर जी ने बस सिर हिलाया। उन्हें लग रहा था कि उनकी रसोई अब उनकी रसोई नहीं रही, बल्कि एक प्रयोगशाला बन गई थी। अगले दिन पूजा ने अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाए। ससुर जी को अरबी के पत्ते पसंद नहीं थे। उन्होंने संकोच करते हुए एक पकौड़ा लिया और चखा। इसमें क्या है, पूजा? बस थोड़े से मसाले और बेसन, पूजा ने कहा। ससुर जी को पता था कि थोड़े से मसाले का मतलब पूजा की दुनिया में बहुत सारे नए और अजीब मसाले होते थे। आलोक ने कहा, पिताजी, ये बहुत क्रिस्पी बने हैं। ससुर जी ने मन ही मन सोचा, क्रिस्पी तो हैं, पर क्या ये मेरे पेट को भी क्रिस्पी बना देंगे? एक शाम जब ससुर जी अपने पढ़ने के कमरे में बैठे थे, उन्हें रसोई से तेज आवाजें सुनाई दी। उन्हें लगा कि पूजा और आलोक किसी बात पर बहस कर रहे हैं। वे तुरंत रसोई की ओर गए। उन्होंने देखा कि पूजा एक बड़े से कढ़ाई में कुछ तेज आंच पर भून रही थी और धुआं उठ रहा था। आलोक खिड़की खोल रहा था और खांस रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? ससुर जी ने पूछा। कुछ नहीं पिताजी, पूजा ने कहा। उसकी आंखों से पानी बह रहा था, बस तड़का थोड़ा ज्यादा लग गया। ससुर जी ने देखा कि पूजा ने शायद ढेर सारा लहसुन और मिर्च एक साथ भून दिया था, जिससे पूरा घर धुएं से भर गया था। ससुर जी को अपने शांतिपूर्ण घर में यह रोज का नया ड्रामा देखकर थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन पूजा की मासूमियत और उसकी कोशिश देखकर वे कुछ कह भी नहीं पाते थे। पूजा की एक और आदत थी। वह जब भी घर से बाहर जाती तो हमेशा अपनी छोटी सी पहाड़ी गुड़िया साथ ले जाती। ससुर जी ने एक बार पूछा, पूजा, तुम हमेशा इस गुड़िया को क्यों ले जाती हो? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, ये मेरी दोस्त है। बचपन से मेरे साथ है। ये मुझे अच्छी वाइब्स देती है। ससुर जी को अच्छी वाइब्स का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने फिर कभी नहीं पूछा। उन्हें लगा कि यह लड़की उनकी समझ से परे थी, लेकिन उसकी हरकतों में एक अजीब सी मासूमियत और खुशमिजाजी थी जो धीरे धीरे उनके पत्थर जैसे दिल को पिघला रही थी। ससुर जी के दोस्त जो उनसे मिलने आते थे भी अब पूजा की हरकतों पर ध्यान देने लगे थे। एक दिन उनके पुराने मित्र शर्मा जी उनसे मिलने आए। जब पूजा ने उन्हें चाय दी तो वह कप में चाय पत्ती का एक पत्ता तैर रहा था। शर्मा जी ने उसे देखा और मुस्कुराए। रमेश, तुम्हारी बहू तो बड़ी दिलचस्प है, उन्होंने धीरे से कहा। ससुर जी ने बस हंस दिया।
उन्हें पता था कि शर्मा जी का इशारा किस तरफ था, लेकिन अब उन्हें ये सब बातें उतनी बुरी नहीं लगती थी। धीरे धीरे ससुर जी को एहसास होने लगा था कि उनके शांत, सुव्यवस्थित जीवन में ये छोटे मोटे बदलाव एक नई रंगत ला रहे थे। पूजा की मासूमियत, उसकी बेफिक्री और उसके रसोई के नए नए प्रयोगों ने उनके घर को एक अजीब सी रौनक दे दी थी। अब उनका तोता लड्डू सिंह बन गया था। उनकी रसोई में पहाड़ी मसालों की खुशबू आने लगी थी और उनके दोस्त भी उनकी बहू के कारनामों पर मुस्कुराने लगे थे। ससुर जी को लगने लगा था कि उनकी बहू सच में उनके लिए एक प्यारी सी आफत थी, जो उनके जीवन को एक नई दिशा दे रही थी। पूजा के आगमन के बाद रमेश चंद्र त्रिपाठी यानी हमारे ससुर जी की लाइब्रेरी भी अछूती नहीं रही। यह कमरा उनके लिए एक मंदिर जैसा था, जहां किताबों की सुगंध और शांति का राज था। हर किताब अपनी जगह पर करीने से रखी थी और धूल का एक कण भी उन्हें बर्दाश्त नहीं था। लेकिन पूजा को नियमों से ज्यादा प्रयोग पसंद थे। एक दिन ससुर जी अपनी प्रिय प्राचीन पांडुलिपि गुप्त वनस्पति विज्ञान को पढ़ रहे थे। यह एक दुर्लभ और बहुमूल्य किताब थी, जिसे वे किसी को छूने नहीं देते थे। तभी पूजा कमरे में आई। उसके हाथ में एक छोटा सा स्प्रे बोतल था। पिताजी, आपके कमरे में थोड़ी हवा कम लगती है। मैंने सोचा क्यों न इसे ताज़ा बनाया जाए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि ससुर जी कुछ कह पाते, पूजा ने पूरे कमरे में उनकी किताबों पर भी अपनी बनाई हुई एक हर्बल एयर फ्रेशनर का स्प्रे कर दिया। ससुर जी ने देखा कि उनकी बहुमूल्य पांडुलिपि पर भी कुछ हरे छींटे पड़ गए थे। अरे, ये क्या कर रही हो पूजा? वे लगभग चिल्ला उठे। पूजा ने मासूमियत से जवाब दिया, चिंता मत कीजिए पिताजी, यह नीम और तुलसी के अर्क से बना है। बिल्कुल प्राकृतिक है। किताबों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये और ताज़ी लगेंगी। ससुर जी ने अपनी किताब उठाई और देखा, कुछ पन्नों पर हल्के हरे निशान पड़ गए थे। उन्हें लगा कि अब उनकी किताबें भी सुरक्षित नहीं थीं। उन्होंने लंबी सांस ली और सिर पकड़ लिया। आलोक, जो उस वक्त वहीं से गुजरा, स्थिति को भांपते हुए मुस्कुराया और चुपचाप निकल गया। पूजा की रचनात्मकता केवल एयर फ्रेशनर तक सीमित नहीं थी। उसे घर की हर चीज को बेहतर बनाने की धुन सवार थी। एक दोपहर ससुर जी को अपनी चश्मे की जरूरत पड़ी। उन्हें याद था कि उन्होंने उसे अपनी मेज पर रखा था। जब वे मेज पर पहुंचे तो उन्हें अपना चश्मा एक अजीब सी चीज से बंधा हुआ मिला। वह एक रंगीन ऊनी कवर था, जिस पर छोटे छोटे सितारे और एक तोते का चेहरा बना हुआ था। ससुर जी ने मिट्ठू, अब लड्डू सिंह, की तरफ देखा, जो पिंजरे में चहक रहा था। पूजा, यह क्या है? उन्होंने चश्मा उठाते हुए पूछा। पूजा ने कहा, पिताजी, आपका चश्मा कई बार गिर जाता था, तो मैंने सोचा क्यों न इसके लिए एक चश्मा होल्डर बनाया जाए। ये ऊनी धागे से बना है और इसे आप अपने गले में भी डाल सकते हैं। अब आपका चश्मा कभी नहीं गिरेगा। ससुर जी ने उस अजीबोगरीब चश्मा होल्डर को देखा। यह थोड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। आलोक ने आकर कहा, वाह पूजा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। पिताजी, अब आपका चश्मा सुरक्षित रहेगा। ससुर जी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। उन्हें लग रहा था कि उनकी बहू ने उनके चश्मे को एक फैशन स्टेटमेंट बना दिया था।